नमस्कार स्टूडेंट। आज की आपकी इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज अपनी जो क्लास है ये काफ़ी दिनों बाद हो रही है क्योंकि कोई विशेष कारण था। इस वजह से क्या है कि एक क्लास नहीं हो पाई है। तो जो पिछला चैप्टर था उसमें आदर्श और अनादर्श विलयन रह गए थे। ठीक है, तो उसको आप लोग अपने हिसाब से देख लेना। उसको आज से अपन दूसरा जो चैप्टर है ना, वो अपन शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है वैद्युत रसायन, या जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो आज अपन एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, और जो आदर्श और अनादर्श विलयन है तो कोई दिक्कत नहीं उसमें, है ना। थोड़ी उदाहरण है, उसके परिभाषाएं हैं और अंतर है, तो वो आप लोग देख लेना। उसमें सारा थ्योरेटिकल चीज़ें हैं। ठीक है, तो आज से अपन अगला चैप्टर वैद्युत रसायन शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अपन देखेंगे विद्युत रसायन होता क्या है। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं। ठीक है, तो वैद्युत रसायन होता क्या है। तो ये जो रसायन विज्ञान है, ये रसायन विज्ञान की वह शाखा है। विद्युत रसायन, विद्युत रसायन रसायन विज्ञान की रसायन विज्ञान की वह शाखा है। विद्युत रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत विद्युत और जिसके अंतर्गत जिसके अंतर्गत विद्युत और जिसके अंतर्गत विद्युत और रासायनिक घटनाओं की और रासायनिक घटनाओं की रासायनिक घटनाओं की परस्पर रासायनिक घटनाओं के परस्पर संबंध का अध्ययन किया जाता है। का अध्ययन किया जाता है। का अध्ययन किया जाता है। एक दूसरे प्रकार की भी परिभाषा है। इसमें क्या होता है कि रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा के संबंध और उनके एक दूसरे के परिवर्तन के विषय में अध्ययन किया जाता है। तो इसमें ऊर्जा शब्द नहीं लगा है ना, तो अपन चाहें तो लगा सकते हैं इसमें, है ना। विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा, है ना। विद्युत ऊर्जा जो रासायनिक ऊर्जा है, इनका बीच में आपस में क्या संबंध है, वो ये एक दूसरे से किस प्रकार, है ना, अंतर परिवर्तन करते हैं, उसके बारे में अपन विद्युत रसायन में अपन पढ़ेंगे। अब विद्युत रसायन चैप्टर शुरू करने से पहले इसकी कुछ शब्दावली है। हाँ, इसके पहले हम आपको बता दें कि एक कैवेंडिश नाम के वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या 1776 में सबसे पहले विद्युत से संबंधित अपने प्रयोग किए थे। ठीक है ना। तो 1776 में सर्वप्रथम कैवेंडिश ने, है ना, विद्युत रसायन से संबंधित कुछ अनुप्रयोग, है ना, सबसे शुरुआत उन्होंने की थी कैवेंडिश ने। ठीक है, अब इससे संबंधित कुछ शब्दावली, मतलब जो शब्द आएंगे वो इसके बारे में अपन जान लेते हैं। जैसे चालक है, अचालक है ना। तो इसके अलावा विद्युत अपघट्ट है ना, विद्युत अनपघट्ट है। ठीक है, तो विद्युत अपघट्ट के अंदर प्रबल विद्युत अपघट्ट, दुर्बल विद्युत अपघट्ट। तो ये सारी जानकारी आज अपन सामान्य जानकारी है, या इसकी जो शब्दावली है उसको अपन आज देखेंगे। और कल से फिर इसके अलावा कुछ परिभाषाएं हैं, इससे संबंधित कुछ नियम भी है, जैसे ओम का नियम भी है ना। ये सब अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आज इससे संबंधित कुछ जो शब्द आएंगे उनके बारे में अपन जान लेते हैं कि क्या है। तो सबसे पहले अपन को पढ़ना है चालक के बारे में। वैसे आप लोगों को जानकारी होगी कि चालक क्या होते हैं।
चालक का मतलब है यानी कि कंडक्टर। ठीक है, चालक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंडक्टर बोलते हैं। वो ऐसे पदार्थ होते हैं जो विद्युत का चालन करते हैं, मतलब कि जो अपने में से विद्युत धारा प्रवाहित होने देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? चालक, या इनको विद्युत चालक कहते हैं। जैसे कि लोहा है, लोहा है, तांबा है, लोहा, तांबा, एल्यूमीनियम, ये सब क्या होते हैं? ये विद्युत चालक होते हैं। यानी कि अधिकांश जो धातुएं होती हैं वो विद्युत का चालन करती हैं। इसके अलावा कुछ अधातु, जैसे कि ग्रेफाइट है, अधातु है लेकिन विद्युत का चालन वो कर देती है। ठीक है ना? तो ये धातुएं सामान्यतः, है ना, अधिकांश धातुएं क्या है? विद्युत की चालक होती हैं। इसके बाद आते हैं अचालक। अचालक यानी कि नॉन कंडक्टर। ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि क्या है? विद्युत का चालन नहीं करते, या अपने में से विद्युत धारा को प्रभावित नहीं होने देते हैं। वो क्या कहलाते हैं? विद्युत अचालक, या केवल इनको अचालक बोलते हैं, नॉन कंडक्टर कहते हैं। अचालक में आप क्या आ जाएंगे? जैसे लकड़ी है ना? लकड़ी क्या है? विद्युत की अचालक होती है। लकड़ी है, प्लास्टिक है, लकड़ी, प्लास्टिक, कांच, ये क्या होते हैं? एक विद्युत अचालक होता है, यानी कि इनमें क्या है? विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। अब विद्युत जो चालक होते हैं या चालक है या विद्युत चालक है, इनको क्या है? और भागों में डिवाइड किया गया है। जो विद्युत का चालन करते हैं, है ना, तो उसको अपन दो भागों में बांट सकते हैं मुख्यतः। एक होते हैं विद्युत अपघट्ट और एक होते हैं विद्युत अनवघट्ट। ठीक है, तो अब इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे विद्युत अपघट्ट। एक धात्विक चालक भी शब्द आता है। धात्विक चालक क्या है? तो मतलब ऐसी धातुएं होती हैं जो विद्युत का चालन करती हैं, वो क्या कहलाते हैं? आपके धात्विक चालक कहलाते हैं। ठीक है, तो मुख्यता होती है, अपन को जो मुख्य पढ़ना है, तो सब सामान्य सी चीजें हैं। अपन को पढ़ना है विद्युत अपघट्ट और विद्युत अनवघट्ट के बारे में, कि विद्युत अपघट्ट क्या होते हैं और विद्युत अनवघट्ट क्या होते हैं। इसी से संबंधित ही पूरा क्या है? चैप्टर डिपेंड है। तो सबसे पहले अपन ये सब पढ़ेंगे विद्युत अपघट्ट। विद्युत अपघट्ट, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। इसको बोलते हैं अपन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट्स, तो ये भी पदार्थ होते हैं जो विलयन या फिर गलत अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं। तो ये ऐसे पदार्थ होते हैं विद्युत अपघट्ट। ऐसे पदार्थ, ऐसे पदार्थ जो गलत अवस्था, मतलब पिघली हुई अवस्था, पिघली लिख दो या गलत लिख दो, पिघली हुई अवस्था, पिघली हुई अवस्था या जलीय विलयन में, या जलीय विलयन में, या जलीय विलयन में विद्युत का चालन करते हैं। 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 विद्युत का चालन करती है, और इसमें क्या होता है? कुछ ना कुछ रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है ना? इसमें क्या होता है? कुछ ना कुछ रासायनिक परिवर्तन होता है। इसमें अपन लिख सकते हैं विद्युत का चालन करते हैं, है ना, विद्युत अपघट्ट कहलाते हैं। विद्युत अपघट्ट।
अपघट कहलाते हैं और इनमें कोई ना कोई इनमें रासायनिक परिवर्तन होता है और इनमें क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। इनमें क्या होगा, कुछ ना कुछ रासायनिक परिवर्तन होगा। कोई ऐसे पदार्थ है ना जो विद्युत धारा का चालन करते हैं, है ना, इसी को अपन विद्युत अपघट या फिर विद्युत अपघटनी चालक कहते हैं। अब ये क्या है, ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होते हैं प्रबल विद्युत अपघट, एक होते हैं दुर्बल विद्युत अपघट, है ना। तो उसके बारे में अपन बाद में पढ़ेंगे। अपन थोड़ा इसके दूसरे प्रकार का है जैसे विद्युत अपघट, इसी प्रकार के होते हैं विद्युत अनपघट। एक होते हैं विद्युत अनपघट, विद्युत अनपघट। विद्युत अनपघट यानी को बोलते हैं अपन नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो मतलब ये ऐसे पदार्थ होते हैं ना तो ये पिघली अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं और ना ही ये जलीय अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं, आपके विद्युत अनपघट कहलाते हैं। फिर से सुन लीजिए, ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो ना तो पिघली हुई अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं और ना ही क्या है जलीय अवस्था, मतलब कि इन पदार्थों को पानी में अपन घोल दें, है ना, तो जलीय विलयन बनता है तो उसमें भी ये विद्युत का चालन नहीं करते हैं, इसलिए इनको विद्युत अनपघट कहते हैं। इनके उदाहरण आपको याद रखने की जरूरत है। उदाहरण में है एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल ये क्या है, ये विद्युत का चालन नहीं करती है। इसके बाद ईथर है और ग्लूकोज है, ईथर और ग्लूकोज, ग्लूकोज विलयन बोल सकते, ग्लूकोज विलयन, ठीक है। तो ये ऐसे पदार्थ होते हैं, है ना, ये क्या होते हैं, ये विद्युत का चालन नहीं करते हैं, इसलिए इनको क्या विद्युत अनपघट कहते हैं। अब जो विद्युत अपघट है ये पुनः दो प्रकार के होते हैं, तो अब इनके अपन दो प्रकार पढ़ते हैं। कौन कौन से, विद्युत दुर्बल विद्युत अपघट और प्रबल विद्युत अपघट, ये दो प्रकार के होते हैं। तो अपन अब उसके बारे में पढ़ेंगे। पहले अपन पढ़ेंगे प्रबल विद्युत अपघट, प्रबल विद्युत अपघट। प्रबल विद्युत अपघट या इनको बोलते हैं अपन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, इनको बोलते हैं अपन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, प्रबल विद्युत अपघट। तो मतलब ये ऐसे पदार्थ होते हैं, ठीक है, जो क्या होते हैं, पूर्णतः विखंडित हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब इन पदार्थों को पानी में घोला जाता है, ठीक है ना, और इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो इसमें जो विद्युत धारा है वो आयनों के रूप में प्रवाहित होती है। एक उदाहरण के द्वारा हम आपको इसको समझाएंगे, ठीक है। जैसे एक प्रबल विद्युत अपघट्ट का अपन उदाहरण ले लें, जैसे कि अपन NaOH, कोई भी इसमें आपके अम्ल, क्षार, लवण ये तीनों हो सकते हैं, ठीक है। तो कोई क्षार ले लें अपन, जैसे NaOH है,
ठीक है, ये एक पदार्थ है। इसको जैसे ही अपन पानी में डालेंगे या पानी में इसको घोलेंगे तो इससे क्या बन जाते हैं, आयन बन जाते हैं, यानी कि Na+ बन जाएगा और OH- बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें क्या है, आयन बन जाती हैं। और इन आयनों के आधार पर इनको अपन, है ना, प्रबल और दुर्बल विद्युत अपघट्य कहते हैं। जब इसको अपन पानी में घोलेंगे, ठीक है, तो ये क्या है कि जितने अपन इसमें मॉलिक्यूल अपन लेंगे या जितने इसके मॉलिक्यूल होंगे NaOH के, यदि वो पूर्ण रूप से, ठीक है ना, वियोजित हो जाते हैं आयनों में, मतलब वो क्या है, विखंडित हो जाते हैं, टूट जाते हैं, है ना, आयनों में बदल जाते हैं, तो उसको अपन प्रबल विद्युत अपघट्य कहते हैं। वहीं पर दुर्बल विद्युत अपघट्य जो होता है, तो उसमें क्या है कि अपन कोई पदार्थ लेंगे तो उसमें वो टूटेगा तो, लेकिन पूरी तरीके से नहीं टूटता है। ठीक है ना, क्या है, थोड़ी मात्रा में टूटता है। जैसे मान के चलिए अपन ने एसिटिक अम्ल ले लिया, CH3COOH ले लिया, तो वो क्या है, उसका विखंडन तो होगा लेकिन पूरी तरीके से नहीं हो पाता। उसकी कुछ ना कुछ जो मात्रा है वो ऐसी बनी रहेगी और उसकी कुछ मात्रा क्या है, आयनों में टूट जाएगी। ठीक है ना, तो पूर्ण तरीके से उसका आयनन नहीं होता है या पूर्ण तरीके से वो क्या आयन में नहीं बदल पाते हैं, इसलिए उनको क्या दुर्बल विद्युत अपघट्य कहते हैं। ठीक है, तो अब थोड़ी इसकी अपन परिभाषा देख लें कि प्रबल विद्युत अपघट्य क्या होते हैं। तो इसमें अपन लिखेंगे इसमें लिखेंगे अपन ऐसे पदार्थ जो जल में पूर्ण रूप से जो जल में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, ऐसे पदार्थ जो जल में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाती है। प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। और इनमें जो विद्युत चालकता है वो अधिक होती है। ठीक है ना, जो विद्युत चालकता है ना, यदि इसमें अपन विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, ठीक है ना, तो जितनी ज़्यादा अपन जितनी विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो उसका मान क्या है, अपन को उतना ही ज़्यादा प्राप्त होता है। ठीक है ना, तो ये क्या है, पूर्ण रूप से विद्युत का चालन कर सकते हैं। और इसके उदाहरण हो जाएंगे, इसके एग्जाम्पल है, जैसे कि NaOH है, KOH है, ठीक है, KCl है, जितने भी अम्ल क्षार जो लवण है ना, वो सारे इसमें आते हैं। HCl है, HCl है, H2SO4 है, ठीक है, NaCl है। ये क्या है, ये पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं। जैसे इसको अपन पानी में डालेंगे, है ना, तो मान के चलिए अपन ने 10 मॉलिक्यूल को पानी में डाला, तो 10 के 10 क्या है, ये आयन में बदल जाएंगे, है ना। 20 अपन ने मॉलिक्यूल को डाला तो 20 के 20 क्या है, आयन में बदल जाएंगे। ठीक है, इसलिए इनको क्या है, प्रबल विद्युत अपघट्य कहते हैं। और दूसरे प्रकार के होते हैं दुर्बल विद्युत अपघट्य। दुर्बल विद्युत अपघट्य इसको बोलते हैं अपन भीग इलेक्ट्रोलाइट। भीग इलेक्ट्रोलाइट भीग इलेक्ट्रोलाइट भीग इलेक्ट्रोलाइट ये ऐसे पदार्थ होते हैं, ऐसे पदार्थ
जो जल में पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते हैं पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्ट कहलाते हैं। दुर्बल विद्युत अपघट्ट कहलाते हैं। एग्जाम्पल है इसके NH4OH, CH3, COOH मतलब एसिटिक अम्ल है, CH3, COOH, H3CO3, H2CO3। ठीक है, तो ये क्या है, दुर्बल विद्युत अपघट्ट यानी को अपन यदि पानी में घोलेंगे, मान के चलिए इसके अपन ने 10 मॉलिक्यूल लिए, तो इसके 10 के 10 आयनित नहीं होंगे, आयनों में नहीं बदलेंगे। हो सकता है इसके 4 मॉलिक्यूल आयनों में बदले, हो सकता है 2 ही मॉलिक्यूल इसके आयनों में बदले, हो सकता है 3, हो सकता है 9, है ना, 10 में से हो सकता है कि 9 मॉलिक्यूल इसके आयनों में बदल जाए, लेकिन पूरे आयनित नहीं होंगे, एक ना एक इसमें क्या है, रह ही जाएगा। इसलिए इनको क्या दुर्बल विद्युत अपघट्ट कहते हैं। और ये क्या होती है, 100% आयनित हो जाते हैं। ये जो होती है ये 100% आयनित होती है, ठीक है ना, 100%। और ये क्या है, ये कुछ ना कुछ परसेंट रह ही जाएगी, यानी कि हो सकता है 99% ये आयनित हो सकता है 50% हो सकता है 25% हो, तो ऐसा भी हो सकता है कि केवल 1% ही आयनित हो, मतलब 100% ये आयनित नहीं हो पाएंगे। इसलिए इनको क्या है, दुर्बल विद्युत अपघट्ट कहते हैं। और इसमें क्या होता है, धारा का मान कम हो जाता है। जैसे अपन विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, ठीक है, तो आयनों की संख्या क्या होती है, कम होती है। उस कंडीशन में इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो धारा का मान भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। लेकिन इसमें धारा का मान कम नहीं होता है, जितनी धारा अपन जितनी वोल्टेज की इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो उतने ही की अपन को धारा क्या है, प्राप्त हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इसमें आयनों की जो संख्या है वो पर्याप्त होती है। ठीक है, तो इससे एक चीज और अपन को पता चलती है, जो जलीय विलयन है उसमें विद्युत धारा का जो प्रवाह है वो आयन के माध्यम से होता है। लेकिन जो धातुएं होती हैं या जो धात्विक चालक होते हैं, तो उसमें जो विद्युत धारा का प्रवाह है वो इलेक्ट्रॉन के माध्यम से होता है। जैसे एल्यूमिनियम है, लोहा है, तांबा है ना, तो इसमें विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है। लेकिन जलीय विलयन में विद्युत धारा का जो प्रवाह है वो क्या है, आयनों के द्वारा होता है। तो जब अपन डैनियल सेल पढ़ेंगे तब वहां पे दोनों चीजें आ जाएंगी, ठीक है ना। जो तार होंगे, है ना, जो वायर उससे जुड़े होते हैं, तो उसमें विद्युत धारा का प्रवाह क्या है, इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है। लेकिन उसमें जो लिक्विड यानी कि जो विलयन भरा रहेगा, जो पात्र होंगे उसमें विलयन भरा रहेगा, तो उसमें विद्युत धारा का जो चालन है वो आयनों के माध्यम से होगा, है ना। तो ये दोनों चीजें अपन क्या है, जो अपन सेल के बारे में पढ़ेंगे, है ना, जैसे डैनियल सेल है ना, तो उसके बारे जैसे वोल्टीय सेल, तो उसके बारे में जब अपन पढ़ेंगे तब ये दोनों चीजें उसमें अपन देखेंगे। अब इसके बाद इसमें दो चीजें और हैं जिसको अपन ऑक्सीकरण और अपचयन कहते हैं। पहले वाला चैप्टर तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं 11वीं वाले में, है ना, 11वीं की है ये ऑक्सीकरण अपचयन वाला, है ना, तो शायद आप लोग उसमें पढ़ चुके हैं इसको। तो इसमें केवल अपने की परिभाषा देख लेते हैं कि ऑक्सीकरण क्या होता है और अपचयन क्या होता है ना। तो वैसे तो इसके कई रीजन होते हैं कि ऑक्सीकरण किसे बोलते हैं और अपचयन किसे। तो ऑक्सीकरण का मतलब होता है जिसमें ऑक्सीजन का योग हो जाए, ठीक है ना, जिसमें क्या है ऑक्सीजन का योग हो जाए वो आपका ऑक्सीकरण है। और जिसमें हाइड्रोजन का योग हो वो क्या कहलाता है, आपका अपचयन कहलाता है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा एक और है, इसकी जो डेफिनेशन है ना, स्टैंडर्ड वाली, वो होती है इलेक्ट्रॉन के निकलने और इलेक्ट्रॉन के जुड़ने से।
जब किसी धातु से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो उसका ऑक्सीकरण होता है, और जब किसी से इलेक्ट्रॉन क्या है जुड़ जाता है तो उसका क्या हो जाता है, अपचयन होता है ना। तो थोड़ा अपन इसको इरेज करके थोड़ा ऑक्सीकरण और अपचयन के बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि वो भी अपने लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसके बारे में भी जानना जरूरी है। ऑक्सीकरण, अपचयन। इसको बोलते हैं अपन ऑक्सीडेशन, इसको बोलते हैं रिडक्शन। वैसे तो इसकी बहुत सारी परिभाषाएं हैं, जैसे कि ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है ना। हाइड्रोजन का निकलना वो भी ऑक्सीकरण कहलाता है। इसका उल्टा इसमें हाइड्रोजन यदि इसमें जुड़ जाए, मतलब किसी तत्व में या परमाणु के साथ में हाइड्रोजन यदि जुड़ जाए तो क्या कहलाता है, वो अपचयन कहलाता है। ऑक्सीजन निकल जाए तो अपचयन कहलाता है ना। लेकिन इसकी स्टैंडर्ड परिभाषा अपन को यहाँ पे जानना जरूरी है, ठीक है। तो इसको अपन बोलेंगे किसी क्रिया में इलेक्ट्रॉन का, किसी क्रिया में इलेक्ट्रॉन का निकलना, किसी क्रिया में इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। इसकी स्टैंडर्ड परिभाषा होती है, टेक्निकल परिभाषा होती है, ठीक है। तो सामान्य परिभाषा ना समझ के अपन को ये वाली परिभाषा है ना याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। तो मान के चलिए जैसे Zn है, जिंक है, ठीक है। जिंक से क्या होंगे, जब दो इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, है ना, जिंक से क्या होंगे, दो इलेक्ट्रॉन यदि निकल जाए तो ये बन जाता है Zn2 पॉजिटिव। क्या बन जाता है, ये Zn2 पॉजिटिव बन जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सी। इसमें Zn का क्या है, जिंक का क्या है, ऑक्सीकरण हो रहा है। एक तरह से दूसरे प्रकार से भी समझ सकते हैं, ऑक्सीकरण संख्या, एक बोलती है ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं इसको। तो यदि ऑक्सीकरण संख्या का मान बढ़ रहा है, कहीं पे भी किसी क्रिया में ऑक्सीकरण संख्या का मान बढ़ रहा है तो वहाँ पे ऑक्सीकरण होता है, और यदि ऑक्सीकरण संख्या का मान कम हो रहा है तो वहाँ पे रिडक्शन होता है। इसमें देखेंगे किसी क्रिया में, किसी क्रिया में इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना अपचयन कहलाता है, अपचयन कहलाता है। अपचयन कहलाता है। जैसे कि कॉपर है, Cu प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसमें क्या होंगे, जब दो इलेक्ट्रॉन इसके साथ में जुड़ जाएंगे, Cu2 पॉजिटिव है, इसमें जब दो इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएंगे तो ये क्या बन जाता है, ये कॉपर बन जाता है, ठीक है, कॉपर धातु बन जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं ऑक्सीकरण संख्या का मान कम हो रहा है, यहाँ पे 2 है ऑक्सीकरण संख्या, यहाँ पे 0 हो गई, ठीक है। तो ऑक्सीकरण संख्या का मान कम हो रहा है। इसके अलावा इसमें क्या है, इसके साथ में इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हैं, इसलिए इसको अपचयन कहते हैं, अपचयन या रिडक्शन कहते हैं इसको, ठीक है। तो इस तरीके से अपन ने दो परिभाषाएं देखी, ऑक्सीकरण और अपचयन। इसके बाद एक और है ऑक्सीकरण अपचयन, दोनों को साथ में। इसके बाद क्या है, दोनों साथ में है, जिसको अपन बोलते हैं ऑक्सीकरण अपचयन या फिर रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीजन और ऑक्सीजन दोनों साथ साथ होता है। इसमें दोनों क्या है, अलग अलग हो रहे हैं। जिंक का क्या है, ऑक्सीकरण हो रहा है, यहाँ पे कॉपर का क्या है, अपचयन हो रहा है। दोनों चीजें अलग अलग हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी अभिक्रियाएं हैं जिसमें दोनों चीजें क्या साथ साथ होती है।
एक का ऑक्सीकरण हो जाएगा और दूसरे का क्या है, अपचयन हो जाएगा, है ना। तो जब एक ही रिएक्शन में दोनों प्रकार की क्रियाएं होती हैं, ऑक्सीकरण भी होता है और अपचयन भी होता है, तो उसको अपन ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया या फिर रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रिया जिनमें ऑक्सीकरण अपचयन एक साथ होते हैं, ऑक्सीकरण अपचयन या फिर रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो इसको अपन ऐड कर देंगे दोनों को। यदि इन दोनों को अपन ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया हो जाएगी। तो ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इसमें से कैंसिल हो जाएंगे, इस दोनों को ऐड कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि है ना ये बराबर का चिन्ह है, ये साइड है ये साइड, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कर जाएंगे, सभी को जोड़ दें अपन, है ना, तो रेडॉक्स अभिक्रिया बन जाएगी। तो यहाँ पर रेडॉक्स अभिक्रिया का अपन उदाहरण एग्जाम्पल देख लेते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन, या जिसको अपन ऑक्सीकरण अपचयन कहते हैं, इसको जोड़िए आप तो ये हो जाएगा Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव इज इक्वल टू Zn2 पॉजिटिव और प्लस में Cu। ठीक है, Zn2 पॉजिटिव Cu2 पॉजिटिव Cu, ये क्या है, ये रेडॉक्स अभिक्रिया है। ठीक है, ये दोनों क्या है, साथ साथ होते हैं। तो आगे होंगे जब अपन सेल के बारे में पढ़ेंगे तो ये सब चीजें अपन को उसमें क्या है देखने को ये मिलेगी, जिसमें क्या ऑक्सीकरण अपचयन क्या है साथ साथ होगा। तो ये चूंकि अपन ये चीजें सब पढ़ चुके हैं, केवल जानकारी के लिए चीजें हमने आपको बताई हैं। ठीक है, जो 11वीं का जो चैप्टर है रेडॉक्स अभिक्रिया वाला या ऑक्सीकरण अपचयन, उसमें या जो ऑक्सीकरण संख्या वाला पार्ट है उसमें अपन ये सब पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आगे अब अपन पढ़ेंगे कल की क्लास में विद्युत अपघटन विलयनों में चालकता। ठीक है, तो कुछ परिभाषाएं हैं, कुछ नियम है, सूत्र है ना, तो उसके बारे में भी अपन कल पढ़ेंगे। तो आज की क्लास है वो अपनी यहीं पे समाप्त करते हैं और अगली क्लास में कुछ और नई चीज़ें अपन पढ़ेंगे और इसी चैप्टर से संबंधित। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आप इसी प्रकार से हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। नमस्कार।